नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने युद्ध की घोषणा कर दी है। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, ये मंत्र निकलकर आया है पलक्कड़ से। केरल के पलक्कड़ में 3 दिन की आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। अब आप कहेंगे ये युद्ध की बात, और कहां संघ ने कहा कि युद्ध के लिए तैयार हैं, युद्ध की रणभेरी बजा दी। आप बात का मतलब समझिए। इस पूरे प्रतिनिधि सभा की बैठक से जो बातें निकल कर आई, अंदर क्या हुई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो निकल कर आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कही है, और मैं सिर्फ एक बात पर आज चर्चा करूंगा, और वो है जातिगत जनगणना को लेकर। तो द्वंद्व से निकल चुका है संघ कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, और इसको टाला नहीं जा सकता। तो युद्ध को जब टाला नहीं जा सकता तो युद्ध लड़ना पड़ता है। आप कहेंगे ये युद्ध कैसे है, उसकी भी बात बताता हूं, लेकिन पहले जातिगत जनगणना, उसके पीछे की राजनीति है, जो उसके पीछे का लक्ष्य है, उसको समझना पड़ेगा और शुरू से समझना पड़ेगा। जाति की कोई गणना भारत में कभी हुई नहीं। अंग्रेजों ने कराई 1901 में पहली बार, और जाति की गणना नहीं कराई उन्होंने। हम कास्ट सेंसस उसको कहते हैं, वो दरअसल कास्ट सेंसस था नहीं, वो था कास्ट हायरार्की सेंसस, कि जाति व्यवस्था में कौन जाति ऊपर है कौन नीचे है। अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था, उनका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं को जातियों में बांटना, आपस में लड़ाना। इसके लिए उन्होंने इसको शुरू किया, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। दूसरे देशों से तुलना मत कीजिए। जाति हमारे यहां कोई भी, किसी भी जाति का आप नाम ले लीजिए, वो एक तरह से ऑक्यूपेशनल ग्रुप है। आप चाहे धोबी समाज की बात कीजिए तो आपको एक काम मिलेगा कि वो क्या काम करते हैं। आप बढ़ई समाज की बात कीजिए, आप लोहार समाज की बात कीजिए, आप कुम्हार समाज की बात कीजिए, आप कहार समाज की बात कीजिए, कोयरी समाज की बात कीजिए, कुर्मी समाज की बात कीजिए, जिस भी जाति की बात करेंगे, यादव समाज की बात कीजिए, आप ब्राह्मण समाज की बात कीजिए, क्षत्रिय समाज की बात कीजिए, वणिक समाज की बात कीजिए, हर जाति जिसको हम आज जाति कह रहे हैं, वो किसी न किसी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई है। तो जाति कोई जन्मना कोई सिद्धांत है या कोई व्यवस्था है, ऐसा हमारी सोच में है नहीं, लेकिन उसको बना दिया गया और राजनीति ने उसको और रूढ़ बना दिया। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अब जाति की गणना के पीछे उद्देश्य क्या है? आप याद कीजिए 1990 का दशक, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। उस समय क्या विभाजन था समाज में कि अगड़ा बनाम पिछड़ा। वो एक तरह से अगड़ों के खिलाफ, यानी सवर्ण जातियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। और उस समय का अगर आप दृश्य याद कीजिए तो सवर्ण बनाम सब थे, सवर्ण वर्सेस ऑल, ये जो है विभाजन रेखा थी। और 93 तक आप याद कीजिए, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो जय श्री राम सवर्ण जातियों का प्रतीक, और मुलायम और काशीराम जो है दलितों और पिछड़ों का प्रतीक। उस समय तक उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव पिछड़ों के नेता थे, बिहार में लालू प्रसाद यादव पिछड़ों के नेता थे, कांशीराम दलितों के नेता थे। लेकिन ये पिछड़ा और दलित एकता जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू हुई, वो 5 साल भी टिक नहीं पाई। 1995 मायावती के अपहरण और उनके बलात्कार तक की नौबत आ गई। आपस में झगड़ा हो गया। झगड़ा शुरू कहां से हुआ? अगर आपको याद हो, पूरे प्रदेश में चल रहा था पंचायत चुनाव बख्शी तालाब में एक उम्मीदवार को लेकर। जो बसपा का उम्मीदवार था उसके खिलाफ हिंसा की समाजवादी पार्टी के लोगों ने। वहां से संबंध बिगड़ना शुरू हुआ। तो असली लड़ाई जो है जमीन पर होती है, क्योंकि अगर आप पिछले 34 साल का इतिहास देखें तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। वो जो प्रभुत्व था सवर्ण जातियों का, खासतौर से ग्रामीण समाज की बात कर रहा हूं, शहरों में उस तरह से नहीं होता डिवीजन,
क्योंकि आप शहर में एक ढाबे पर, एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में बैठे हैं तो आपको पता नहीं होता कि बगल में जो बैठा है उसकी जाति क्या है। लेकिन गांव में आप कहीं भी है तो आपको पता होता है। तो 95 तक ये चल नहीं पाया। उधर बिहार में आप देखिए तो यादव और कुर्मी साथ चल नहीं पाए, नीतीश कुमार अलग हो गए। 1996 आते आते उत्तर प्रदेश में भी फिर आगे डिवीजन हुआ। मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा साथ नहीं चल पाए। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो मंडल कमीशन से आरक्षण का लाभ मिलना था वो एक दो जातियों तक सीमित हो गया। जो अति पिछड़ी जाति जिनको कहते हैं, इन प्रभावशाली जातियों के अलावा पिछड़ा वर्ग में, वो उसी तरह से उपेक्षित रह गए जैसे पहले थे। तो एक फिलोसोफर हो रूसो, उसने कहा कि समाज में विभाजन नहीं होना चाहिए। समाज में अगर विभाजन होता है तो वो अराजकता को जन्म देता है। लेकिन उसने जो आगे बात कही वो भारत में होने जा रही है। उसने कहा लेकिन अगर विभाजन हो ही, ये नौबत आ जाए कि विभाजन होना है, तो फिर बहुत ज्यादा विभाजन होना चाहिए जिससे इतने छोटे छोटे गुट बन जाए कि वो आपस में ही लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दे। जाति की गणना का जो मुद्दा उठा रहे हैं दरअसल उसी ओर ले जा रहे हैं। इस विभाजन को और इससे पैदा होने वाली अराजकता को रोकने के लिए ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस मुद्दे को टालना चाहते थे। इसके खिलाफ थे ऐसा नहीं है, लेकिन इसके समर्थन में थे ऐसा भी नहीं है। तो एक द्वंद्व की स्थिति थी, एक कंफ्यूजन की कह सकते हैं स्थिति थी, या अनिर्णय की स्थिति थी कि क्या हम इसके परिणाम जो होंगे उसके लिए तैयार हैं। वो एक तरह का सामाजिक युद्ध होगा। देश की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से विकास की गति पर चल रही है, जिस तरह से देश में आर्थिक विकास हो रहा है और दूसरे क्षेत्रों में विकास हो रहा है, उसकी गति को ये धीमा कर सकता है। ये चिंता सरकार की थी और समाज में विद्वेष पैदा हो सकता है, विभाजन पैदा हो सकता है, ये चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी। लेकिन उस द्वंद्व से मुझे लगता है कि पलक्कड़ में जो फैसला हुआ, आरएसएस भी निकल गया है और बीजेपी भी निकल गई है, इसकी भी घोषणा जल्दी ही हो जाएगी। तो आप मानकर चलिए जाति की गणना होगी। संघ के इस बयान के बाद, इस प्रतिक्रिया के बाद, इस फैसले के बाद इसका क्या असर हुआ है जरा आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि संघ ने कितना बड़ा फैसला लिया है। अगर संघ इस द्वंद्व में फंसा रहता, अनिर्णय की स्थिति में रहता, तो भाजपा के और संघ के जो विरोधी हैं उनका हौसला बुलंद हो जाता। अब इस जाति की गणना के मुद्दे पर सबसे आगे इस समय जो दिखाई दे रहे हैं वो राहुल गांधी है। उनका विरोधाभास देखिए, उनकी विडंबना देखिए। उनकी जाति पूछने पर वो कहते हैं कि ये मेरा अपमान है, लेकिन 140 करोड़ लोगों की जाति पूछना उनके नजर में ये सामाजिक न्याय है। अब इस विरोधाभास को समझने की कोशिश कीजिए कि 140 करोड़ लोगों की जाति पूछेंगे आप, क्योंकि जाति की गणना कैसे होगी अगर जाति नहीं पूछेंगे, तो राहुल गांधी अपनी जाति क्या बताएंगे। तो कांग्रेस का रिएक्शन क्या आया है उसी से आपको समझ में आया। म्याऊं म्याऊं करता हुआ बयान आया है जयराम रमेश का कि संघ कौन होता है इसके बारे में बोलने वाला। संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है, सबसे बड़ा समाजसेवी संगठन है। संघ का भारत के समाज पर सबसे गहरा प्रभाव है। अगर किसी संगठन का है तो सबसे ज्यादा प्रभाव संघ का है और विभिन्न क्षेत्रों में है। हम केवल उसको राजनीति के ही चश्मे से देखते हैं, भाजपा की नजर से देखते हैं संघ के प्रभाव को, लेकिन संघ का काम जो दूसरे क्षेत्रों में है उसकी उपेक्षा करते हैं। वो चाहे आदिवासी क्षेत्रों में हो, चाहे दलितों के बीच में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या तमाम तरह के उनके जो प्रकल्प हैं उनको आप देखें तो आपको समझ में आएगा कितना बड़ा काम, कितने बड़े पैमाने पर काम संघ कर रहा है। राजनीति उसका एक छोटा सा हिस्सा है, बीजेपी उसका एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन संघ का आकलन करते समय हमारी नजर के सामने सिर्फ बीजेपी होती है।
तो इसलिए हम जिस नतीजे पे पहुंचते हैं अक्सर गलत नतीजे पर पहुंचते हैं। तो अब आप देखिए कि क्या हुआ मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद, और जाति की गणना के बाद क्या होगा। जाति की गणना होने के बाद जो अन्य जातियां हैं, दलितों में, पिछड़ों में, वो मांग करेंगी कि भाई आरक्षण का सारा लाभ तो कुछ जातियां हमारे वर्ग की ले गई, हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो वो अपने अधिकार की मांग करेंगी, और जिनको लाभ मिल रहा है लगातार पिछले 1950 के बाद से मिल रहा है, वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। उसका प्रमाण है मायावती का बयान और चिराग पासवान का बयान। दोनों ने जो उपवर्गीकरण की बात कही है, सब क्लासिफिकेशन की बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका विरोध किया है। क्यों विरोध किया है? क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको ज्यादातर हिस्सा तो वही ले जा रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा पासवान जो समाज है उसको फायदा हो रहा है आरक्षण का, और उत्तर प्रदेश में जाटो समाज को हो रहा है। तो उनको इस उपवर्गीकरण से खतरा अपने ऊपर नजर आ रहा है। अब आप देखिए उस 1990 और आज की परिस्थिति में एक मौलिक अंतर यह है कि इस आरक्षण के खेल में सवर्ण जातियां कहीं नहीं है, क्योंकि ये आरक्षण इतना ही रहे, बढ़े घटे, उसमें उससे सवर्ण जातियों का कोई लेना देना नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए इसके असर का। बिहार में तो जाति की गणना हो चुकी है। आप बताइए कि बिहार में क्या हुआ। आप बताइए मुझे कि जाति की गणना होने के बाद तेजस्वी यादव के कितने बयान आए हैं इस बारे में, और बिहार की स्थिति में, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया है। वहां तो गणना भी हो गई है, आरक्षण का कोटा भी बढ़ा दिया, हालांकि वो अदालत से रुका हुआ है, लेकिन अगर वो लागू भी हो जाए तो भी पहला खतरा किस पर आएगा? पहला खतरा आएगा, अगर पिछड़ों की बात करें तो यादवों पर और कुर्मियों पर, और अगर आप जो है दलितों की बात करें तो जाटवों पर और पासवान पर। उनका अधिकार कम होगा, उनको जो लाभ मिल रहा था उसमें कमी आएगी।